दोस्तों, आज अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती और प्रधानमंत्री के पद पर बैठी होती तो क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ वो नहीं होता? समझौते की आड़ में अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाने की जो चाल चली, जो रणनीति अपनाई, क्या इंदिरा के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाता? और क्या पाकिस्तान इस बार नक्शे से ही मिट जाता, या फिर जिस तरह बांग्लादेश टूटा उसी तरह एक और हिस्से में बढ़ जाता? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। तो क्या सच में इंदिरा गांधी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर पाकिस्तान को सबक सिखाती? जानेंगे आज की वीडियो में। इतिहास के तमाम पन्नों को खंगालेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान को धूल चटाने में किसने क्या भूमिका निभाई है और कितनी भूमिका निभाई है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी की। साल 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध याद कीजिए। इंदिरा गांधी की अगुवाई में यह युद्ध लड़ा गया, जिसका नतीजा पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश एक अलग राज्य के तौर पर स्थापित हुआ। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर दिया। जी हां, नरसंहार, लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया। करीब 30 लाख लोग इसमें मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत आ गए। इस स्थिति को देखते हुए इंदिरा ने न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी मजबूत रणनीति अपनाई। उन्होंने सेना को पूरी तैयारी का समय दिया। जनरल सैम मानेकशा ने मार्च 1971 में युद्ध शुरू करने से मना कर दिया था, क्योंकि न देश तैयार था न सेना। इंदिरा ने उनकी बात मानी और दिसंबर 1971 तक इंतजार किया, और जब भारत पूरी तरीके से तैयार हो गया तब उन्होंने अगला कदम उठाया। दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर इंदिरा ने वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए कई देशों का दौरा भी किया। उन्होंने सोवियत संघ के साथ साल 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की, जिसने अमेरिका और चीन के दबाव को कम करने का काम किया। साथ ही इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर से सीक्रेट सपोर्ट भी हासिल किया। इन्हीं सब का नतीजा ये रहा दोस्तों कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो मजबूर हो गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए, जो इतिहास में एक रिकॉर्ड के तौर पर आज भी दर्ज है। पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश यानी कि आज का बांग्लादेश बनकर उभरा। यह भारत की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जीत रही, क्योंकि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था। इसके बाद भारत ने LOC को मजबूत करने का काम किया और शिमला समझौता, जो कि 1972 में हुआ, उसके जरिए यह सुनिश्चित किया कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे द्विपक्षीय रहेंगे, यानी कि तीसरा कोई भी इसमें दखल नहीं देगा। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने मध्यस्थता का काम किया, ट्रंप बीच में आए, ऐसा शिमला समझौते के खिलाफ था। कुल मिलाकर 1971 का युद्ध भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत रहा। पाकिस्तान को स्थायी नुकसान हुआ, क्योंकि उसने अपना आधा हिस्सा और आबादी खो दी। कूटनीतिक तौर पर भी इंदिरा ने वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। अमेरिका और चीन जैसे देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, लेकिन भारत ने सोवियत संघ और अन्य देशों के समर्थन से दबाव को मेंटेन भी किया। साथ ही साथ बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान के लिए एक स्थायी सबक भी बना। जी हां, स्थायी इसलिए क्योंकि जब जब पाकिस्तान बांग्लादेश को देखेगा तो उसे इंदिरा गांधी की याद सताएगी। इसने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक ताकत को काफी हद तक कमजोर भी किया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में पाकिस्तान को ज्यादा रियायतें दी, जैसे कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बिना किसी बड़ी शर्त के वापस भेज दिया गया। साथ ही भारत ने युद्ध में जीते कुछ क्षेत्र, मसलन थार के रेगिस्तानी इलाके वापस कर दिए, जो कि रणनीतिक तौर पर अहम हो सकते थे आने वाले समय में। शिमला समझौता कश्मीर मुद्दे को भी हल नहीं कर पाया और ये आज तक दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। लेकिन इंदिरा ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म जरूर दिया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा, और वो है बांग्लादेश। दूसरी तरफ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की चोट की है। 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकी हमले में 19 भारतीय सैनिकों ने जब जान गंवाई तो भारत तिलमिला उठा। नतीजा यह रहा कि भारत ने 29 सितंबर 2016 को नियंत्रण रेखा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की। घर में घुसकर भारतीय सैनिकों ने कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, कई आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने लेकिन इससे कोई सबक नहीं सीखा। 14 फरवरी 2019 को इसके बाद पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिर हमला हुआ, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए।
इसके बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को एक और बड़ा कदम उठाया और पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हवाई हमला किया, बमबारी की। यह 1971 के बाद पहला मौका था दोस्तों जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र में जाकर तबाही मचा दी हो। पाकिस्तान ने यहां भी कोई सबक नहीं सीखा, जिसका नतीजा यह रहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक और आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे निर्दोष 26 आम नागरिकों ने जान गंवाई। देश एक बार फिर खौल उठा तो 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया सेना की तरफ से, और सेना के इस ऑपरेशन में 5 बड़े आतंकी मारे गए और 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। साथ ही भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी निलंबित किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। तनाव की स्थिति अब भी बनी हुई है। हम देख रहे हैं लगातार कि सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और गोलीबारी की। तनाव की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है। वैसे तो मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर हो, इन कदमों से भारत ने दिखाया है कि वो सीमा पार आतंकवाद का जवाब देगा, चाहे वो नियंत्रण रेखा पार करके ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम जवाब देकर रहेंगे। कूटनीतिक स्तर पर भी मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और FATF जैसे मंचों पर पाकिस्तान को नंगा कर दिया, आतंकवाद के समर्थक देश के तौर पर उसे साबित करके दिखाया, जिसके चलते पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भी डालना पड़ा। हालांकि चीन जैसे देशों का समर्थन पाकिस्तान को हमेशा से मिलता रहा है और इसी की वजह से वो बचता भी रहा है। हालांकि इजराइल जैसे देशों के साथ भारत ने मजबूत रणनीतिक साझेदारी बना के रखी है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत की काफी मदद की समर्थन किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी सरकार ने दिखाया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। सैन्य कार्रवाइयों के बावजूद आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यह भी एक सच है। इसके लिए आलोचनाएं भी होती रही हैं। पहलगाम इसका जीता जागता उदाहरण है। हमने एयर स्ट्राइक की, हमने जमीन पर जाकर मारा, लेकिन फिर भी पहलगाम की घटना हुई। हाल ही में सीज फायर के बाद भी तनाव बना हुआ है, क्योंकि फायरिंग उधर से भी हो रही है। फिर भी कश्मीर मुद्दे का भी कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है अब तक, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंदिरा और मोदी में कौन ज्यादा बेहतर रहा, कौन ज्यादा सफल रहा। तो कहा यह जा सकता है दोस्तों कि इंदिरा गांधी की सफलता ज्यादा निर्णायक रही, क्योंकि 1971 के युद्ध ने न केवल पाकिस्तान को सैन्य हार दी, बल्कि उसे भू राजनीतिक रूप से भी कमजोर किया। बांग्लादेश का निर्माण एक स्थायी नुकसान था, जिसने पाकिस्तान की ताकत को हमेशा के लिए कम कर दिया। इंदिरा की कूटनीति और सैन्य रणनीति ने भारत को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जबकि नरेंद्र मोदी की सफलता ज्यादा मॉडर्न नजर आती है, ज्यादा टेक्निकल नजर आती है। मोदी काल की सैन्य कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को यह संदेश देने का काम किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और कर रहेगा। लेकिन इन कार्रवाइयों का प्रभाव सीमित देखा गया, क्योंकि आतंकवाद और कश्मीर मुद्दा अभी भी अनसुलझा ही है। ऐसे में स्थायी प्रभाव और बड़े पैमाने की जीत के नजरिए से देखा जाए तो इंदिरा गांधी ज्यादा सफल नजर आती हैं। हालांकि दोनों नेताओं की सफलता उनके समय और परिस्थिति के हिसाब से अलग रही है। इंदिरा गांधी ने एक युद्ध जीता, जबकि मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सीमित लेकिन प्रभावी कार्रवाइयां की। देश में इस वक्त दोनों नेताओं को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ हमारा इतना सा था कि दोनों नेताओं की इच्छा शक्ति को समझा जाए और आपको बताया जाए। तो समझ में यह आ रहा है कि दोनों ही नेता आतंकवाद के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई के पक्षधर रहे हैं। वक्त के हिसाब से दोनों ने अपने निर्णय लिए हैं और सख्त निर्णय लिए हैं। दोनों नेताओं के अपने अपने समर्थक हैं और उनके लिए अपने नेता ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस बात में कोई गलत बात भी नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है, क्योंकि देश से ऊपर कुछ भी नहीं। हम हमेशा देश के सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ में खड़े हैं। अटल जी भी कहा करते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश हमेशा रहना चाहिए। और हमारे लिए देश हित में फैसला लेने वाला हर नेता श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। आपके लिए कौन है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।